नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। महत्वपूर्ण सेशन है, समझिएगा। एंड तक देखने में आपको दो तीन चीजें हासिल होंगी। पहला, एक नॉलेज अबाउट कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट बनती है, शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट बनती है, उसमें लेफ्ट और राइट क्या होता है। ये बड़ा पेचीदा मामला है और कर्नाटक के लिए खास करके यूज होता है, पर लोगों को पता नहीं इसके बारे में। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आइए चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कुछ मस्का फैक्ट्स हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और वाकई में इतनी गहराई में कौन ही पढ़ता है, पर हम आपके लिए फिर भी रिसर्च करके बहुत चीजें लेके आए हैं। बस थोड़ा समय दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये मुद्दा उठ क्यों रहा है? मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजकल कास्ट के अंदर कास्ट कैटेगराइजेशन की बात चल रही है। जब से जस्टिस जी रोहिणी कमीशन आया, तब से ही ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन की बात चालू हो गई। पर ओबीसी में फिर भी सब कैटेगराइजेशन करना आसान हो सकता है, पर जब बात आती है एससी या एसटी की, वहां पे थोड़ा पेचीदा है, मुश्किल है सब कैटेगराइजेशन कर देना। बात है कर्नाटक की। कर्नाटक में न्यूज यूं चल रही है कि वहां पे सब कैटेगराइजेशन करने का वादा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो कर दिया था। एक कमिटी याद आती है, जस्टिस एजे सदाशिव कमीशन। इस कमीशन को 2005 में बनाया गया और 2012 में जाके अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट में बोलती है कि हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है उसमें भी अमेंडमेंट करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं सब कैटेगराइजेशन कर दे शेड्यूल्ड कास्ट का, और परसेंटेज थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम बांट दें चार बड़े बड़े ग्रुप्स में या ब्लॉक्स में। 15% का जो एससी का कोटा है उसको चार जगह बांटा जा सकता है। 6% एससी लेफ्ट, 5% टू राइट, अभी लेफ्ट राइट के अभी थोड़ी देर में बताएंगे, 3% टू भोवी, लंबानी, कोराचा और कोरामा कास्ट को, और 1% बाकी जो कास्ट बचते हैं उसको। ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के महद या उसके मद्देनजर देखा जा रहा है। पर इसको, ये जो 15% की बात हो रही थी, ऑलरेडी 2023 में ये चेंज हो चुका है और जस्टिस नागमोहन दास कमीशन है जिसने इसको रिकमेंड किया 17%, और 2023 की सरकार ने इसको 17% एससी कोटा कर भी दिया। पर सब कैटेगराइजेशन की बात अभी भी रुकी रह गई। आइए देखते हैं क्यों। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में तो, मैनिफेस्टो में तो अपने वादों को कर ही देती है, पर उसको सत्य करने में, सच करने में कितना परिश्रम है, इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम डिटेल में जाए इससे पहले हम आपको दो चीज क्लियर कर दें। एससी लेफ्ट और एससी राइट, आप में से कितने लोगों को पता था? सही बताइएगा। नहीं पता था तो सुन लीजिए। कर्नाटक की बात है। कर्नाटक में कहा जाता है समंथा और मूल कन्नडिका कुला। ये एक ही नाम आप कह सकते हैं, समंथा और मूल कन्नडिका कुला। ये दो भाग में डिवाइड हुआ। इसने अपने काम के आधार पर दो भाग में अपने आप को डिवाइड किया, एदगई और बलगई। एदगई और बलगई। एदगई जो कास्ट बने उन्होंने संभाला फार्मिंग, हंटिंग और संभाला स्टेट सिक्योरिटी, और जो बलगई बने वो बल की बात, मोनार्क बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने और वही ऑफिसर्स बनने लगे। ये बात हो रही थी बहुत पहले की, जो आदि कहा जाता है, आदि कन्नडगा या आदि कर्नाटक का, उस समय की सब बात चल रही है। मिडिल 17th सेंचुरी में देखा गया आदि कर्नाटक का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब ये पढ़ने क्यों लगा समझिएगा। आदि कर्नाटक ने अपने आप को ऑलरेडी बांट रखा था दो हिस्सों में। अब धीरे धीरे वो वीक होने लगे। वीक इसलिए भी होने लगे क्योंकि बाकी क्षत्रिय क्लैन सामने आने लगा, और ये क्षत्रिय क्लैन जो आने लगा ये हावी पड़ने लगा आदि कर्नाटक के ऊपर। बात है ब्रिटिश रूल के समय की। ब्रिटिश ने अपना हाथ मिलाया नए क्षत्रिय क्लैन से, पाटिल हो, गौड़ा हो, उनसे अपना हाथ मिलाया, और हाथ मिलाकर अब आदि कर्नाटक बिल्कुल खत्म होने लगे थे। एट्रोसिटीज आदि कर्नाटक के ऊपर होने लगी थी। मेल मेंबर्स को मार दिया जाता था और फीमेल को स्लेव या तो फिर अलग किसी कास्ट में शादी करा दी जाती थी। यह होने लगा था और एक बहुत ही विचित्र से विषय और समय उस समय देखने को मिलता था। अर्ली 19th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो यही समंथा जो थे, अभी जो डिवाइड होकर पूरा चल रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी राइट्स भी छीन ली गई और बाकी के क्षत्रिय क्लैन बहुत आगे हो गए। आदि कर्नाटक खो चुका था। बात पता चलती है स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद की है कि एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि आदि कर्नाटक वाकई में एक इंडेंजर्ड कम्युनिटी है। अगर इसको नहीं बचाया गया, रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और इसीलिए इनको डाला गया शेड्यूल्ड कास्ट के स्टेटस या लिस्ट में। अब यहां पे शेड्यूल्ड कास्ट के स्टेटस में जब डाला गया आदि कर्नाटक को, तो देखिएगा लेफ्ट और राइट कैसे बना। एक पहले से एदगई और बलगई बना हुआ था, यही लेफ्ट और राइट के नाम से जाना जाता है। तो एदगई चले गए आपके जो फार्मर्स थे, हंटर्स थे, तो उनका प्रोफाइल अपने आप थोड़ा सा नीचे दिखने लगा, और जो बलगई थे, जो मोनार्क एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका अपने आप ऊपर होने लगा। हालांकि मिला दोनों को ही, एससी का स्टेटस, पर कास्ट का फर्क कैसे होने लगा? जो चालू हुआ था एज अ वर्क वाला थिंग, वो आ गया पॉलिटिक्स में पापड़ सेकने के काम।
अब नया वही बात हो रही है जो सदाशिव कमीशन ने बोली कि इसी लेफ्ट राइट को थोड़ा सा इन्होंने अलग अलग देखने की कोशिश की, सब कैटेगराइजेशन करने की बात समझिएगा। 15% हो, 7.5% हो, 27% हो, ये तो आपने कास्ट को दे दिया, एक ग्रुप को दे दिया रिजर्वेशन। अब इसके तहत भी बहुत सारे सबकास्ट बने हुए हैं, तो क्या हर कास्ट को सही से उसका फायदा मिल पा रहा है, रिजर्वेशन में वो जा पा रहा है या नहीं, यही सोचने के लिए बार बार सब कैटेगराइजेशन देखा जाता है। क्योंकि ऊपर के कास्ट, हो सकता है एक कास्ट में जिनको स्टेटस मिला हुआ, ऊपर के कुछ कास्ट ने फायदा उठा लिया, पर नीचे तक वो नहीं आ पा रहा, रिमोट तक नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन करने की बात की गई ताकि यहां तक लाभ पहुंचाया जाए, द लास्ट माइल। और यही दिख रहा है यहां भी सब कैटेगराइजेशन में कि कैसे 6% लेफ्ट को दिया जाए, 5% राइट को दिया जाए, 3% भोवी, लंबानी, कोराचा और कोरामा को दिया जाए और 1% अदर्स को दिया जाए। यही बात चल रही थी। अब दिया जाए तो फिर भाई संविधान को भी याद करिए। आर्टिकल 342 आपसे हमने कल ही डिस्कस किया है और हम आपको बता दें 342 में हम लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की थी कि कैसे लिस्ट बन रही है। आइए 341 का भी जिक्र कर दें। 341 क्लॉज 1, क्लॉज 2। क्लॉज 1 में वही प्रोसेस है जो आपने कल पढ़ा है, उस प्रोसेस में यही है कैसे शेड्यूल कास्ट आप घोषित करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजेगी, जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट के पास या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास, ये रजिस्ट्रार जनरल से कंफर्म करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से होगा कंफर्म, और फिर वो जाएगा कैबिनेट के पास और फिर प्रेसिडेंट अपनी फाइनल मोहर लगाते हैं। और क्लॉज 2 में क्या लिखा है, इट इज द पार्लियामेंट दैट इज एम्पावर्ड टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एनी कास्ट फ्रॉम दैट लिस्ट। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। तो जब चुनाव आ रहा था तो लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई प्रॉमिस है मेरा, मैं आपके लिए सब कास्ट लेकर आऊंगा, पर संविधान पहले पढ़ लिए होते। संविधान में तो लिखा ओनली पार्लियामेंट कैन डू सो। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम को रूप देने के लिए वापस से वही बोला गया कि मैं चाहता हूं, प्रपोज कर रहा है कर्नाटक सरकार, इस समय प्रपोज कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप कोशिश करो आर्टिकल 341(3) लेकर आ जाओ, 341(3) लेकर आ जाओ अमेंडमेंट के द्वारा, और वहां पे हम अपने स्टेट्स को पावर दे सकते हैं ताकि वो सब कैटेगराइजेशन कर सके, स्टेट भी रिजर्वेशन दे सके। ये 341(3) में लाने की बात की कर्नाटक ने सेंटर से। अब मानी कब जाएगी, कैसे जाएगी पता नहीं, पर समझिएगा यहां गंभीरता। गंभीरता यह है कि एक जजमेंट आता है 2005 में, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। 2005 का जजमेंट है, गौर से सुनिएगा। पहला, इट इज द पावर विद पार्लियामेंट वाया प्रेसिडेंट, क्योंकि वही हेड होने वाले हैं, टू डिक्लेयर, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एनी कास्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट का लिस्ट। दूसरा, merely giving preference does not tinker, rearrange, subclassify, disturb or interfere with the list in any manner। बोला अगर आप बस प्रेफरेंस दे रहे हो तो ऐसा कोई गलत नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इफ यू आर गिविंग प्रेफरेंस, नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर नॉट टिंकरिंग, यू आर नॉट रीअरेंजिंग, यू आर नॉट सब क्लासिफाइंग, यू आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द लिस्ट इन एनी मैनर, यू आर ओनली गिविंग प्रेफरेंस, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, ये आप अलाउड है। क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल जो ओबीसी में चलता है उसमें भी क्या है, आप प्रायोरिटी तो दे रहे हो। क्रीमी लेयर में आपने बोला कि जो क्रीमी लेयर है जिसका इनकम ठीक ठाक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उसको नहीं मिलेगा लाभ, पर बाकी को मिलेगा। इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी में नहीं आया, पर इसको 2018 में अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो इसका आयोटा इंट्रोड्यूस किया गया व्हेन इन जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। यहां पे साफ बोला गया दैट इट वाज अप्लाइड ऑफ दिस क्रीमी लेयर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन द प्रमोशंस ऑफ एससीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। तो सिलसिला तो चालू हो चुका है, सब कैटेगराइजेशन तो चालू हो चुका है। ये केस अनोखा है इन द सेंस कि यहां पे एक बात तो तय थी कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है और merely गिविंग प्रेफरेंस डज नॉट टिंकर लॉट ऑफ थिंग्स। पर एक 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है और उसने एक डिसीजन दिया। पंजाब का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और जजमेंट ये आता है कि क्लासिफाई करना या उसको इधर उधर सब कैटेगराइजेशन करना, ये सब अलाउड है, सब कैटेगराइजेशन करना अलाउड है। इससे आप स्टेट का ये पावर तो नहीं हो रहा है कि वो डाल रहा है या निकाल रहा है। इट इज नॉट ट्राइंग टू इंपैक्ट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑफ द नेम्स, इट इज ओनली क्लासिफाइंग, इट इज अलाउड। तो अगर उस जजमेंट को फॉलो किया जाए तो शायद यहां पे एक अपडेट दिखता है
तो 341(3) आए ना आए, जैसे भी आए, पर हमारे पास फिलहाल एक जजमेंट है जिसके हिसाब से इसको इंटरफेरेंस नहीं कहा जा रहा है विद 341(1) एंड 2। सो दिस वाज एन आइडिया जो चल रहा है। ओबीसी में करना आसान है, वो इसलिए आसान है क्योंकि आपको बता दें उसमें आर्टिकल 341 या 342 इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, उसमें आर्टिकल 16 इन्वॉल्व हो रहा है, और आर्टिकल 16 को आराम से चीजों को बदला जा सकता है, स्टेट के पास पावर दिया जा सकता है। पर यहां पे इट इज अ चैलेंज टू ब्रिंग अबाउट थिंग्स, और अगर एक अमेंडमेंट पास भी होता है तो स्वाभाविक सी बात है सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा जो लेकर आएगा बहुत सारी चीजों को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यही विवाद फिलहाल चल रहा है कि कैसे सबको दे दिया जाए एक सब कैटेगराइजेशन में लाभ, और ये नीचे तक पहुंचाया जाए। और इसके लाभ आपको बता दें सब कैटेगराइजेशन के क्या होते हैं, उन लोगों तक रिजर्वेशन पहुंच सकता है जो बस आस देखते हैं पर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है क्योंकि ऊपर के लोग ही यूज कर लेते हैं। रिजर्वेशन तभी अच्छे से वर्क करेगा जब ये लास्ट माइल तक जाएगा, और सब कैटेगराइजेशन इसका बहुत बढ़िया एक जरिया है। जस्टिस रोहिणी कमीशन ने भी यही बताया, सुझाया कि जब ये नीचे तक फैलेगा तब रिजर्वेशन का सही लाभ देखने को मिलेगा, और तभी जब लाभ मिल चुका होगा तो आप रिजर्वेशन को धीरे धीरे फेज आउट भी करने का सोच सकते हैं, ना कि पॉलिटिक्स की आंच में पॉलिटिक्स के पापड़ को सेका जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अब आपसे हम एक सवाल पूछ लें जो हम चाहते हैं कि आप हमें जवाब दीजिएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कब आ रही है, कब बन रही है? आप जवाब देंगे, और आप हमें यह भी जवाब देंगे वो कौन से राज्य है जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आप जवाब देंगे, हमें इंतजार रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आपको बता दें आज अंतिम दिन है एक ऑफर का, और ये ऑफर है 50% फ्लैट ऑफ, प्लस आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है हमारे कोर्सेज पे। CMC इज द कोड दैट यू कैन यूज हियर, और ये बैचेस आपके चालू हो चुके हैं कल से। 52,487 इज द प्रिसाइज अमाउंट इन विच यू आर गोइंग टू गेट दिस कॉम्बो, दैट इज GS, CSAT, ऑप्शनल सब मिल गया आपको यहाँ पे। ये आज इसका अंतिम दिन है, CMC कोड पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिनिमम जो आप प्राइस देख रहे हैं बैच का वो 25,263 है। इसमें आपको ऑफर सब लग के मिला होगा। डेडिकेटेड एजुकेटर्स, नोट्स, PPTs, मेंस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एंड 2026 का पीपल हु आर एस्पायरिंग उसका भी बैच चालू हो रहा है 29 जनवरी से। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। नोट्स है, फाउंडेशन बिल्डिंग बाय NCERTs है, टॉप एजुकेटर जो है वही आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, डेडिकेटेड एजुकेटर्स जो है, प्लस ऑप्शंस देखिए सब अवेलेबल है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस टुमारो संडे, प्लीज रजिस्टर कर लीजिएगा। खूब सारा टेस्ट दीजिए, ये तो एक चैंपियनशिप है, टेस्ट दीजिए, आपको फायदा होगा, प्रैक्टिस होगा, और जो जीतेंगे आप ही के फायदे में है। नहीं मन होगा रखने का, हमें दे दीजिएगा। तो कम से कम मैकबुक है, ये सब है, ये बस एक दिखाने के लिए कि आपको इंसेंटिव मन को चाहिए, पर मेन है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको प्रूव करना है यू कैन क्रैक दिस। CMC कोड पर रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टेस्ट सीरीज हमारा ऑलरेडी लॉन्च्ड है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।